नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है विटामिन B9 या फॉलिक अम्ल। हम देखेंगे कि फॉलिक अम्ल क्या होता है और जो फॉलिक शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। फॉलिक शब्द की जो उत्पत्ति है ये लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन शब्द के फॉलियम से हुई है। फॉलियम से हुई है। और जो फॉलियम होता है इसका मतलब लैटिन भाषा में, इसका जो अर्थ होता है लैटिन भाषा में वो होता है पत्ता, या हम जिसे लीफ बोलते हैं। और जो फॉलिक अम्ल होता है, फॉलिक एसिड जो होता है, ये पालक के पत्ते में पाया जाता है। पालक के पत्तों में ये पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है फॉलिक पड़ा। और लैटिन भाषा में जो फॉलियम है इसका अर्थ होता है पत्ता, और जो फॉलिक अम्ल होता है ये पालक के पत्तों में पाया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि जो फॉलिक अम्ल या विटामिन B9 है इसके कार्य क्या है, ये देखेंगे। विटामिन B9 के अगर हम कार्य देखें तो इसके कार्य जो होते हैं जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के केंद्रक में हमने पहले जब देखा था तो हमने देखा था कि कोशिकाओं के केंद्रक में न्यूक्लियोप्रोटीन पाया जाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन पाया जाता है कोशिकाओं के केंद्रक में, न्यूक्लियोप्रोटीन पाया जाता है। और जो फॉलिक अम्ल होता है ये कोशिकाओं के केंद्रक में जो न्यूक्लियोप्रोटीन पाया जाता है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सेकंड कार्य विटामिन B9 का क्या है, ये फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 क्या है हम ये अपने आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। B12 के साथ मिलकर बोन मैरो में ही हमारे जो RBCs और WBCs होते हैं उनका निर्माण होता है। में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, RBCs होती हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है। अस्थि मज्जा, बोन मैरो अस्थि मज्जा भी बोलते हैं हम इसको, हिंदी में इसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। ठीक है। तो फॉलिक अम्ल विटामिन B12 के साथ मिलकर जो हमारी अस्थि मज्जा में RBCs के निर्माण में ये सहायक होता है। अगर जब फॉलिक अम्ल की कमी हो जाएगी, फॉलिक अम्ल की कमी से जो हमारी RBCs होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये परिपक्व नहीं हो पाते हैं, मैच्योर नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमें फॉलिक अम्ल की ज़रूरत पड़ती है। और फॉलिक अम्ल की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ब्लास्टिक एनीमिया होता है। हमने जब विटामिन B6 पढ़ा था, विटामिन B6, उसमें हमने देखा था B6 की कमी से कौन सा हो रहा था, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा था, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा था। ये कन्फ्यूज़न मत रखना, इस चीज़ को क्लियर करते हुए चलना कि जो विटामिन B6 होता है इससे माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, लेकिन विटामिन B9 फॉलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और जो फॉलिक अम्ल होता है ये प्यूरिन और पायरिमिडीन के निर्माण में एंजाइम्स की तरह कार्य करता है, के निर्माण में एंजाइम्स की तरह ये कार्य करता है। तो हमने देखा कि जो विटामिन B9 है इसके कार्य क्या है, ये कोशिकाओं के केंद्र में जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स पाया जाता है उसके निर्माण में सहायक होता है।
फॉलिक अम्ल और विटामिन B12 के साथ मिलकर ये बोन मैरो में जो हमारे RBCs होते हैं उनके निर्माण में सहायक होता है। फॉलिक अम्ल की कमी से जो हमारे RBCs होती हैं वो परिपक्व नहीं हो पाती हैं, इसलिए हमें फॉलिक अम्ल की ज़रूरत पड़ती है। और जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है वो विटामिन B9 या फॉलिक अम्ल की कमी से होता है। हमने जो इससे पहले वाली वीडियो जब हमने विटामिन B6 देखा था उसमें हमने देखा था कि विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन से हमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा था। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन की कमी से हमको माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा था, लेकिन विटामिन B9 फॉलिक अम्ल से हमको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। और जो विटामिन B6 होता है, B9 है फॉलिक अम्ल, ये प्यूरिन और पायरीमिडीन के निर्माण में एंजाइम्स की तरह कार्य करता है। अब हम आगे देखते हैं कि जो विटामिन B9 की विशेषताएं क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये देखेंगे। विटामिन B9 की विशेषताएं, ये पीले रंग का पदार्थ है, पीले रंग का होता है ये विटामिन जो B9 होता है, और गर्म पानी में घुलनशील होता है, गर्म पानी में पूर्ण घुलनशील होता है। सूर्य की पराबैंगनी जो किरण आती हैं उससे नष्ट हो जाता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में जब ये आएगा विटामिन B9 तो ये नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और भोज्य पदार्थों में, भोजन में किस रूप में रहता है? भोज्य पदार्थों में ये ग्लूटामिक के रूप में रहता है। ठीक है, भोज्य पदार्थों में ग्लूटामिक के रूप में पाया जाता है। जो विटामिन B9 या फॉलिक अम्ल है इसकी विशेषताएं क्या है? ये पीले रंग का पदार्थ होता है, गर्म पानी में पूर्ण घुलनशील होता है। जब ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आता है तो ये नष्ट हो जाता है। इसीलिए जो विटामिन B9 होता है इसका जब हम स्टोर करते हैं, इसकी पैकेजिंग करते हैं, वो भूरे रंग के बोतलों में करते हैं। और भोज्य पदार्थों में किस रूप में रहता है? भोज्य पदार्थों में ग्लूटामिक के रूप में रहता है। अब हम आगे देखेंगे कि जो फॉलिक अम्ल है इसके प्रकार कितने टाइप्स का ये होता है, ये देखेंगे। विटामिन B9 के प्रकार अगर हम देखेंगे, ये 2 टाइप्स का होता है। पहला ये टेट्राहाइड्रोफिलिक अम्ल होता है, टेट्राहाइड्रोफिलिक अम्ल। और सेकंड होता है कंजुगेटेड फॉलिक अम्ल, कंजुगेटेड फॉलिक अम्ल यानी कि संयुग्मी। ठीक है, संयुग्मी। जो टेट्राहाइड्रोफिलिक अम्ल होता है ये स्वतंत्र रूप में रहता है, इसे हम स्वतंत्र फॉलिक अम्ल भी बोलते हैं, स्वतंत्र फॉलिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र फॉलिक अम्ल किसको बोलते हैं? टेट्राहाइड्रोफिलिक अम्ल को। और जो कंजुगेटेड या संयुग्मी फॉलिक अम्ल है ये क्या होता है? ये फॉलिक अम्ल ग्लूटामिक के रूप में रहता है, ग्लूमेटिक के रूप में रहता है, ग्लूमेटिक अम्ल के साथ ही मिलकर संयुग्मी रूप से रहता है। एक फॉलिक अम्ल होगा और सेकंड ग्लूमेटिक अम्ल होगा, ये दोनों साथ में मिलकर संयुग्मी रूप में रहते हैं, इसीलिए हम इसको कंजुगेटेड या संयुग्मी फॉलिक अम्ल भी कहते हैं, रूप में रहता है। ठीक है, विटामिन B9 के जो प्रकार है ये 2 प्रकार से होता है, टेट्राहाइड्रोफिलिक अम्ल और कंजुगेटेड फॉलिक अम्ल, इसको हम संयुग्मी फॉलिक अम्ल भी बोलते हैं। जो टेट्राहाइड्रोफिलिक अम्ल होता है इसे स्वतंत्र फॉलिक अम्ल भी कहते हैं, और जो संयुग्मी होता है इसमें ग्लूमेटिक अम्ल के साथ मिलकर संयुग्मी रूप से जो फॉलिक अम्ल है वो रहता है। अब आगे हम देखते हैं कि जो फॉलिक अम्ल की कमी के हमारी बॉडी में प्रभाव क्या होंगे। जब विटामिन B9 की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो उसके प्रभाव क्या देखने को मिलेंगे, ये देखेंगे। फॉलिक अम्ल की कमी से क्या होगा, जैसे कि हमको पता ही है जो विटामिन B9 है फॉलिक अम्ल है, इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है।
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। जब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है तब क्या होता है, जो हमारी बोन मैरो होती है, अस्थि मज्जा, आरबीसीज कम हो जाती है, आरबीसीज कम हो जाती हैं। और जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है ये किन लोगों में होता है, ये एनीमिया ये गर्भवती में होता है प्लस बच्चों में होता है, छोटे शिशुओं में, छोटे बच्चों में ये देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, जो हमारी बोन मैरो में आरबीसीज बनती है उनकी मात्रा कम हो जाती है। मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया होता है, इस एनीमिया में क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, जिस व्यक्ति को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुआ होगा उसका जो हीमोग्लोबिन होगा वो 6 से 9 ग्राम पर 100 ml हो जाएगा, पर 100 ml ऑफ ब्लड होगा, ब्लड होता है, ठीक है। और अगर जो सामान्य व्यक्ति है उसका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, सामान्य व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कितना होता है सामान्य व्यक्ति का, 12 से 13 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। जो एनीमिया होता है, एक तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो 6 से 9 ग्राम पर 100 ml हो जाता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति का 12 से 13 होना चाहिए। और जो दूसरा चेंज हमारी बॉडी में देखने को मिलता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, वो देखने को मिलता है कि जो हमारे आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज की संख्या 2 से 3 मिलियन हो जाती है, ठीक है, मिलियन हो जाती है। जिसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो उसके आरबीसीज की संख्या 2 से 3 मिलियन हो जाती है। और जो सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति की जो आरबीसीज होती हैं वो कितनी होती हैं, सामान्य व्यक्ति के आरबीसीज 4.5 से महिलाओं के होते हैं और पुरुष की 5.5 मिलियन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चेंज हमको जब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है विटामिन B9 की कमी से, जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है इसमें क्या चेंज देखने को मिलता है। पहले तो ये देखने को मिलता है कि जो हमारे अस्थि मज्जा है, बोन मैरो होते हैं, उसमें आरबीसीज कम हो जाती हैं और जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो कम होके घट के 6.9 ग्राम पर 100 ml हो जाती है और सामान्य व्यक्ति का 12 से 13 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है होना चाहिए। आरबीसीज की संख्या भी इसमें कम हो जाती है, 2 से 3 मिलियन हो जाती है, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है महिलाओं का 4.5 मिलियन होती है महिला, और पुरुषों का जो आरबीसीज होती हैं वो कितनी होती है, 5.5 मिलियन होती हैं पुरुष के, ठीक है। एक ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है ये किसकी कमी से होता है, विटामिन B9 की कमी से होता है। और विटामिन B6 की कमी, पायरोडॉक्सिन्स की कमी से हमने क्या देखा था, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, साइटिक एनीमिया, ठीक है। ये विटामिन B6 की कमी से और विटामिन B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब हम आगे देखेंगे कि जो विटामिन B9 है इसका स्टोर हमारी बॉडी में कहाँ पे होता है और इसका उत्सर्जन जो निष्कासन है हमारी बॉडी से कैसे होता है उसको देखेंगे। विटामिन B9 का जो संग्रह है, स्टोरेज है, ये हमारी बॉडी में यकृत में होता है, जिसे हम लीवर बोलते हैं। यकृत में सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक इसका जो संग्रह होता है हमारे यकृत में होता है। कितना होता है, 250 माइक्रोग्राम होता है, ठीक है, पर 100 ग्राम्स, ठीक, 250 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम्स, ठीक है, संग्रह इसका यकृत में होगा। और इसका उत्सर्जन कहाँ होता है, उत्सर्जन हमारी बॉडी से हम बाहर कैसे निकलेगा, तो ये मल और मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है, ठीक है।
मल और मूत्र के माध्यम से हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। और जो इसका स्टोरेज होता है सबसे अधिक हमारे यकृत में होता है, और हमारी मांसपेशियों में भी इसका स्टोरेज होता है, लेकिन जो सबसे अधिक इसका स्टोरेज होता है वो हमारे यकृत में होता है, 250 माइक्रोग्राम होता है। तो आज हमने देखा है कि जो विटामिन B9 या फॉलिक अम्ल क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।